द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बात यह है कि मैंने 2-3 बार मेरे वीडियो में कहा है पिछले 10 दिन के दौरान कि एफआईज भारतीय बाजार को गिरा नहीं पाएंगे। क्यों? कि भारत के लोग हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, ख़ास तौर से वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है इस देश के बाजार में। ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो। इसलिए अगर 1,00,000-2,00,000 रुपए की, 2.5 लाख की, 3 लाख की सेलिंग आ भी जाती है तो उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। 25,000 करोड़ रुपए की SIP जाती है पर मंथ। और फिर कॉरपोरेट्स लगाते हैं, HNI लगाते हैं, रिच इन्वेस्टर्स लगाते हैं, लमसम में पैसा लगाते हैं खूब। तो 5 करोड़ 6 लाख करोड़ रुपए साल का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 2-2.5 लाख करोड़ का बेच लेना तो उनको बेच लीजिए। और वो तेज बाजारों में बेचेंगे। मतलब जब बाजार का एक लेवल नीचे आ जाएगा। कल भी मैंने कहा था कि इंडियन मार्केट का जो निफ्टी का P रेशो है वो 21 है। मतलब 21 से ज़्यादा 21.5 का P रेशो है। सेंसेक्स का 21.6 है। और ये मिड कैप और स्मॉल कैप का ज़रूर 30 से 40 के बीच में है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी 21 ही है। मतलब तो इट द मोस्ट रिजनेबल, इसमें कोई हाइक नहीं है। और उसके बावजूद उसके साथ ये प्लस पॉइंट हो रहा है, ठीक है अगर आप 1-2 क्वार्टर की वर्किंग खराब आ गई कोई बात नहीं, लेकिन निकट भविष्य में भी और आने वाला समय भारत का है। भारत में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत ज़्यादा है। भारत के मौसम सही हैं, भारत की ज़मीन सही है, भारत के पास ज़मीन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मौसम है, मैन पावर है। और आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ मोदी सरकार की पॉलिटिकल विल भी है टू डेवलप द कंट्री, टू एलिमिनेट द पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। इट्स ए विल पावर विद द गवर्नमेंट। दे आर ट्राइंग हार्ड। इन्होंने GST लागू किया, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लाए और दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, रेलवे का विकास कर रहे हैं और शहरों का विकास कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, PLI स्कीम लेके आए। द लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैज बीन डन बाय दिस गवर्नमेंट। चाहे मुझे कुछ भी कहे कि साहब मैं मोदी की चमचागिरी कर रहा हूँ, बताइए आप ये कोई बात है क्या? मतलब है व्हाट इज दिस? जो फैक्ट की बात करो, मैं कोई मोदी जी का चेला नहीं हूँ, मैं कोई BJP का मेंबर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं एक देशभक्त आदमी हूँ, देश की अच्छा ही चाहता हूँ। आप रिलीजियस पार्ट को छोड़ दीजिए कि इन्होंने राम मंदिर बनाया और इन्होंने धारा 370 टाइप पॉलिटिकल नेशनलिज्म को भी छोड़ दीजिए, बट जो कंट्री के अंदर आर्थिक विकास और आर्थिक उदारीकरण की जो मैं बात करता हूँ, आप उस पर बात कीजिए मैं क्या गलत कह रहा हूँ। मतलब रहा सवाल इस बात का कि इनकी, मैंने बार बार कहा है कि गिरा नहीं पाएंगे बाजार को, और वाकई गिरा नहीं पाए। बाजार कंसोलिडेट कर गया है। मतलब एंड नाउ स्लोली एंड स्लोली कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। और वो कंपनियां जिनकी अच्छी वर्किंग आई थी वो भी हिल रही थी, इसमें डगमगा रही थी बीच में 15-20 पीछे महीने भर के पीरियड, महीने 1.5 महीने के पीरियड में। वो तो क्या था कि FIs ने पता लगा लिया था कि भाई वर्किंग खराब आ रही है, लग भी रहा था, तो उन्होंने माल ठोक दिया, ज़बरदस्त माल ठोका, प्रॉफिट ले गए वो एकदम। लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे। अब रॉक बॉटम लेवल आ गया बाजार का। ठीक है, थोड़ी बहुत ऊंचाई नीचाइयाँ चलेंगी, इक्का दुक्का शेयर है, गिरेगा भी बढ़ेगा भी, सब कुछ चलेगा। लेकिन जो और ओवरसोल्ड पोजीशन में आ गया है मार्केट, कवरिंग भी चलेगी। अब जिन्होंने माल को इस उम्मीद से बेचा था स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों को, भाई एक बार बेच देते हैं फिर बाद में खरीद लेंगे टूटे भाव में, वो भी खरीदेंगे। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे स्मॉल लोड्स में से ही बायंसी आएगी ना। मतलब इसलिए बाजार के टूटने के, मिट्टी हो जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। और सरकार का ये बात मैं आपसे बताऊं कि सरकार का इंटेंशन जो था इस मार्केट को स्लो डाउन करने का था, वरना ऐसी कोई भी परिस्थितियां नहीं थी इस देश में कि जिसके कारण यह आ जाए। 20% गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर घटा है पिछले 6 महीने में। गवर्नमेंट वांटेड टू कूल डाउन द मार्केट ड्यू टू हाई, मतलब इसमें सट्टेबाजी बहुत हो गई थी बाजार में। इसलिए इस बाजार को कंट्रोल करने का तरीका एक ही था कि कॉर्पोरेट सेक्टर की वर्किंग को कूल डाउन कर दीजिए, और वो कूल डाउन हो गया है। मतलब और जो बचे कुछ लोग हैं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, जो भी ट्रेडिंग व्रेडिंग है, स्पेकुलेशन है, ये बड़े आदमियों का काम है।
जिनके पास में इंफॉर्मेशन है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन का आदमी सट्टा खेलेगा। बाकी जो छोटे लोग हैं उनसे सट्टे में पैसा खींचेगा, क्यों? सूचना तो उसके पास है। मैनेजमेंट से जो मिले हुए लोग हैं, जो इनसाइडर्स हैं, पैसा वो खींचेंगे बाजार में। आपको कौन दिवाड़े पैसा? अच्छा, अब चलते हैं मझगांव के संबंध में। एक शानदार न्यूज आई है जी बिजनेस के हवाले से कि 40 से 45 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स इनको मिलेंगे अगले 6 महीने के अंदर अंदर। इंडियन नेवी से बातचीत चल रही है। और एक वो जो ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हैं 40,000 की, वो अलग है, मैं समझता हूँ। हालांकि स्पष्ट बात नहीं, लेकिन वो अलग होंगे। ये नए सिरे से बात चली है। सब मैरीन बढ़ाने का जो इंडियन नेवी का जो प्लान है कि हम कंप्लीट इंडिजनाइजेशन कर देंगे हमारी मतलब नेवी को, जो मतलब एलिवेट करना, नेवी का जो एलिवेशन करेंगे विद लेटेस्ट आर्म्स एंड इक्विपमेंट, वो कम्प्लीटली इंडियन हो। तो उस प्रोग्राम के तहत 40 to 43,000 करोड़ रुपीज ऑर्डर्स आर लाइकली टू बी पेड टू मझगांव विद इन द नेक्स्ट 5-6 months. इट विल बी ए बिग बूस्ट टू मझगांव। मैं भी थोड़ा सा इन दिनों थोड़ा सा चिंता की लकीरें नजर आने लगी थी मझगांव में, लेकिन अब आशा की करें। और मझगांव 150 रुपये बढ़ा भी उस खबर से, अगर स्टैंड कर रहा है बढ़ करके, टूटा नहीं है उसके बावजूद भी। दूसरी बात यह है कि ये जो वारी एनर्जी के रिजल्ट आ गए हैं, और रिजल्ट से पहले बढ़ा दिया और रिजल्ट के बाद आज गिरा दिया 125-150 रुपये। अब कवरिंग चल रही है उसमें, थोड़ा थोड़ा उठ रहा है, धीरे धीरे उठेगा। ये ऑपरेटर्स का खेल है, इससे घबराइए मत। दूसरी बात यह है, कोई चिंता की बात नहीं है, वारी एनर्जी कहीं नहीं जाएगा। उनका मीडिया रिलीज भी मैंने देखा है, 20,000 मेगावाट के इनके पास ऑर्डर्स पेंडिंग है। अगर अमेरिका के सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं, जो टूटे भी, जो माल ले लिया उसका पेमेंट तो उनको देना पड़ेगा, उनकी छाया को देना पड़ेगा, और बाकी ऑर्डर्स कैंसिल कर दो तुम्हारे जैसे। तो इतने ऑर्डर्स हैं 20,000 करोड़ में, 6,000 मेगावाट के कैंसिल हो जाएंगे, और क्या होता है इससे? जो 14,000 करोड़ बचे वो भी इसका 13,000 टन की कैपेसिटी है, 13,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। एक साल का कोटा तो पूरा है, और इन बिटवीन ऑर्डर्स और भी मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक भी ऑर्डर ना मिले पिछले एक साल में। तो इंडिया इज सफिशेंट, इंडिया इज सफिशेंट वॉरी। और दूसरी भी कंपनी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी जैसे प्रीमियम एनर्जी है, टाटा पावर है, ये बड़े बड़े जो सप्लायर हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, कंज्यूम हो जाएगा सब माल इंडिया में। और अमेरिका ही तो नहीं लेगा, और कंट्रीज तो लेंगे। हम तो ये मानते हैं अमेरिका नहीं लेगा, हालांकि ऐसा नहीं हुआ ना ले। टोटल शट डाउन कर दिया जाए पॉसिबल नहीं, थोड़ा बहुत कटा सकते हैं। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में वारी में कोई चिंता की बात नहीं है, मझगांव में कोई चिंता की बात नहीं है। और FFI सेलिंग की जो बात थी वो निमट गई है। उन्होंने 5-6 दिन में 5,000, 1,500, 2,000 करोड़ की सेलिंग की है। स्लो डाउन आ गया उसमें, जो पहले रफ्तार थी वही रफ्तार आ गई। वो भी ज़्यादा टूटी रेटों में माल नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि उनका जो मोटिव है वो तो पैसा कमाना है। जो कमाया हुआ पैसा है, बढ़ा हुआ जो प्रॉफिट है उसको लेना है, प्रॉफिट बुक करना है। जब प्रॉफिट रहेगा ही नहीं, अगर ज़्यादा सेलिंग करेंगे तो मार्केट गिर जाएगा, प्रॉफिट रहेगा ही नहीं, फिर क्या बेचेंगे। और अब जो माल उन्होंने बेचा है उसको धीरे धीरे आप देखना, थोड़ा सा लेंगी भी स्लो स्लो। ये बहुत चालाकी से माल खरीदते हैं। अनदर थिंग, जो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स ना घटने की बात जेरम पावेल साहब ने कही है, वो भी मेरे गले नहीं उतरती। देखिए, हो सकता है दिसंबर में ना भी घटावें, कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रंप साहब शपथ लेंगे जनवरी में। ये करीब करीब दूसरे रघुराम राजन हैं जेरम पावेल साहब भी। मतलब मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नेचर के बारे में बता रहा हूँ। जैसे रघुराम राजन जिद्दी थे, कांग्रेस से मिले हुए थे, उसी प्रकार से जेरम पावेल भी ये डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वाइडन साहब हैं इनके द्वारा अपॉइंटेड मतलब चेयरमैन थे। तो कुछ न कुछ मेहरबानी, कुछ न कुछ तो मतलब जो एहसान का कर्जा चुकाएंगे ही। मतलब ट्रंप को पूरी कोशिश करेंगे एक सक्सेस ना होने देने, लेकिन करना पड़ेगा, ब्याज घटाना पड़ेगा। अमेरिका की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अमेरिकन ट्रेजरी को जो बोरोवर है, बहुत बड़ा बोरोवर है अमेरिका, खुद गवर्नमेंट अमेरिका बोरोवर है, उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है। वहाँ का फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। इसके कारण वहाँ की मतलब जो बहुत कुछ रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज के रूप में ही जा रहा है। मतलब दिस इज द पोजीशन। ऐसी सूरत में ना मकान बिक रहे हैं, ना गाड़ियाँ बिक रही हैं। वहाँ जो ब्याज के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, इन दो पे ज़्यादा सबसे प्रभाव आता है। एक तो गाड़ियाँ बिकना बंद हो जाती है, कम हो जाती है मतलब, और एक मकानों की हालत बहुत ख़राब होगा।
7-7.5% के ब्याज पे, पहले 8 था, अब 7.5 मान लीजिए, 7.5% के ब्याज पर अमेरिका में मकान कोई भी नहीं खरीदेगा. इट इज़ बेटर टू लिव इन द रेंटेड हाउस. द पीपल ऑफ अमेरिका सेज, इवन द NRI those who are living in America, they also say like this. अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, ये संभव नहीं है कि ब्याज की रेट ना घटाए, जनवरी में घटा देगा, कोई बात नहीं है. तो ये बात है. दूसरी बात, आज हम और IT सेक्टर कल 1865 पॉइंट माइनस बंद हुआ था, आज 800 पॉइंट का प्लस है. ये इस बात को साफ साफ संकेत दे रहा है कि जो बड़े खरीदार हैं वो तोड़ तोड़ के खरीद रहे हैं. इसको तोड़ के खरीद लेते हैं, फिर बढ़ता है, फिर तोड़ देते हैं, फिर खरीद लेते हैं. तो वो तोड़ के खरीद रहे हैं. इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं. मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ कि IT शेयरों के अंदर तेजी है. अच्छा, रहा सवाल दूसरा, कुछ लोग मुझे मैसेज दे रहे हैं साहब होनासा का शेयर आपने बताया था, मैंने खाली एनालाइज किया था. मैं किसी भी शेयर के बारे में, किसी भी शेयर को मैं एनालाइज करता हूँ. मैं खरीदने के लिए किसी को नहीं कहता हूँ, ना मैं कोई गारंटी देता हूँ. और शेयर के मामले में कोई भी भगवान भी गारंटी नहीं ले सकते, ईश्वर भी गारंटी नहीं ले सकता. और जो कुछ हालात होते हैं, जो कुछ फैक्ट एंड फिगर हमारे पास होते हैं, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है, कंपनी की कॉन कॉल है, कंपनी के रिजल्ट हैं, मीडिया रिलीज है, इन सब चीज़ों को देख के ही तो हम कहते हैं. हम कंपनी के अंदर थोड़ी जाके आए हैं. मैनेजमेंट इतने चालाक है, वो जो उनके 1-2 ऑपरेटर्स हैं उनको बताते हैं. बाकी आप कंपनी के जो मेन जो CF है उससे बात कर रहे हो, देखो बता दे क्या. जो सीनियर मोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो अकाउंट्स का हेड है, जो डे बाई अकाउंट बता देगा, कोई भी नहीं बताएगा. हाँ कर देंगे, अगर कोई रिलेशन भी है आपका तो हाँ कर देंगे, नहीं बताएंगे. वो सिर्फ उसी को बताएंगे जिससे उनको पैसा मिलता है या उनका शेयर मार्केट के अंदर उनका अलायंस है किसी ऑपरेटर से. बाकी कितनी भी निकट रिश्तेदारी वो नहीं बताएंगे. वो मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आजमा चुका हूँ उन सब चीज़ों को. आई हैव सीन ऑल दीज थिंग्स बट आई एम फेल्योर. कुछ हाथ नहीं लगेगा. हालांकि मैंने कोई 2-4 बार, 1 आध बार कोई मिलने वाला कोई और रिश्तेदारी वगैरह नज़दीकी थी, उसमें कोशिश करी, लेकिन वो कोई दम वाली बात नहीं है. कंपनी रिजल्ट खराब देती है, वो शेयर को खींच ले जाते हैं. मैं आपसे बता रहा हूँ, इसलिए ये छोड़िए आप. इसमें कोई नहीं है, मतलब इसमें कोई उलाना देने वाली बात नहीं है. और मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि संभल के खरीदें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेके खरीदें. मेरे कहने से कुछ ना करें. मेरे कहने से इतना है कि मैं शेयर की स्टडीज दे देता हूँ, उसको आप समझ लें और अपने लेवल पर भी साइट्स पर एग्जामिन करें उसको तसल्ली से. ये थोड़ी कि मैंने नाम लिया और आप खरीदने दौड़ लिया, ऐसा मत कीजिए. तो और दूसरी बात, आज आप जो चर्चा करेंगे वो अडानी ग्रुप का जो सबसे मजबूत शेयर है फंडामेंटल्स के लिहाज से एज ऑन टुडे, उस पर चर्चा करेंगे. और उसका नाम क्या है अभी आपको बताते हैं. अडानी पोर्ट उसका नाम है. अडानी पोर्ट की पोजीशन ये है कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और मैं आज इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये शेयर में कंसोलिडेशन हो चुका है एंड नाउ इट इज़ कंप्लीटली कमिंग आउट फ्रॉम द कंसोलिडेशन स्टेज. 1600 रुपये से गिर के 1250 आ गया था, अभी 1305-10 रुपये का रेट है आज. इसलिए बता रहा हूँ, फिर याद दिला रहा हूँ कि आप दोबारा से इस शेयर को देखें, एग्जामिन करें, और मैं भी आपको दोबारा से इसका एनालिसिस करके देता हूँ. और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके करना, कुछ भी मेरे कहने से कुछ मत करना. मेरे पास है शेयर, क्वांटिटी में है, मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ. मतलब एक भी शेयर बेचने वाला नहीं हूँ. कहीं यहाँ पे समझो मैं इस भाव में मैं कैसे बेचूंगा, मतलब इस भाव से तो ज़्यादा कि मेरे खरीदे हुए, मतलब पहले के भी हैं, लेकिन मैं आई विल नॉट सेल इवन सिंगल शेयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स. तो अब ऐसी पोजीशन है कि इसके 13 पोर्ट तो अडानी के इंडिया में हैं, करीब करीब समुद्र से लगती हुई सारे राज्यों के अंदर, राइट फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात, सब में है. किसी में 1 है, किसी में 2 है. 13 पोर्ट है और 3 पोर्ट हैं फॉरेन में है. एक इजराइल में है, एक तंजानिया में है और एक श्रीलंका में है, कोलंबो में है. हाइफा में, इजराइल का हाइफा में, और दारसल सलोम तंजानिया में, और लंका का कोलंबो में. और ये बांग्लादेश में, इजिप्ट में और कई देशों के अंदर ये पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वहाँ भी पोर्ट बनाया जा सकता है क्या, कोई भी पोर्ट एक्वायर कर सकते हैं या कोई पोर्ट बना सकते हैं. वो बातचीत चलती रहती है, प्लानिंग चलती रहती है, बिजनेस रिसर्च ग्रुप काम करता रहता है. अनदर थिंग, इनके जो एक्सपेंशंस हैं 50,000 करोड़ के एक्सपेंशन है.
10,000 करोड़ रुपए का तो एक जो सदर्न इंडिया के अंदर ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट जो है वो एक ये बना रहे हैं, मतलब 10,000 करोड़ की लागत से। फिर उड़ीसा में एक गोपालपुर प्लांट इन्होंने एक्वायर कर लिया है, और उस प्लांट के कारण इनकी जो कंटेनर मतलब ये जो लॉजिस्टिक कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत बड़ा प्लांट है वो, 11,500 करोड़ की लागत से इन्होंने लिया है वहाँ एक्सपर्ट। और इस साल इनका जो ईबिटा है वो 17 से 18,000 करोड़ का एक्सपेक्ट करते हैं, मीन्स करीब 12,000 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, नेट प्रॉफिट 12,000। मैं और बताऊंगा उस बारे में भी। और दिस इज दी, ये 500 मिलियन मीट्रिक टन का जो शिपमेंट टारगेट है वो पूरा कर लेंगे इस साल, ये कहते हैं। वैसे 460 से 80 तो पक्का है, बाकी 500 MMT भी पूरा कर सकते हैं। ये तो इसकी इंदर के डाटा रहे। अडानी को सब जानते हैं, आरोप भी लगाते हैं, और महाराष्ट्र में खूब जमकर अडानी के खिलाफ प्रचार भी किया है, और वही राजनीतिक दल वहाँ हाथ फैला करके पैसा लाते हैं उससे, बाहर बुराई करते हैं, वहाँ भिक्का भी करते हैं साहब पॉलिटिकल मोटिव है हमारा, थोड़ा सा इसमें नाराज मत होना साहब, बाकी पैसे तो हमको दे ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं सब जीमती हैं तबीयत से, और ये बार बुराई करती हैं अपने पॉलिटिकल मोटिव को सिद्ध करने के लिए, आम आदमी को बेकार। अडानी ने बुरा क्या किया है, मैं आपसे बता रहा हूँ, किसी का क्या बुरा किया है। लाखों लोगों को रोजगार दिया है, भारत की सरकार को हजारों करोड़ रुपए का मतलब टैक्स चुका रहे हैं। मतलब रोजगार देना, टैक्स चुकाना, एम्प्लॉयमेंट देना, देश के प्रोडक्शन को बढ़ाना, फॉरेन एक्सचेंज को बचाना, ये पाप है क्या? ये कहना कि साहब मोदी के टाइम पर ये अडानी अरे हो गया होगा, उससे क्या मतलब है? रिलायंस के टाइम, कांग्रेस के टाइम पर रिलायंस स्ट्रेंथन हुआ था, है? उससे क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम, ये तो एक जलन वाली बात है, मतलब ईर्ष्या वाली बात है। मतलब इसे हम क्यों ध्यान दें? हम तो उसमें ध्यान देंगे जो हमारी को कमा के देगा, सीधी बात ये है। और ओपन में कोई बेईमानी कर रहा है तो पकड़ो उसको, करो। कोई थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कार्रवाई करवाइए उसके खिलाफ। कोई अगर कोई प्रोजेक्ट उसको गलत दे दिया है देन गो टू दी कोर्ट। मतलब अपोजिशन पार्टी भी कोर्ट जाए ना, ये कहते हैं कि दिया, अरे भाई दिया, गलत दिया क्या? अगर गलत दिया तो आप कोर्ट जाइए, इसके खिलाफ अपोल रेट कीजिए, इसके खिलाफ पिटीशन। हाईकोर्ट अगर गलत होगा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट 1 मिनट में रोक देंगी। मतलब उसको बड़ी दिस, मतलब ये खामखा की तोता पैरा रट की अडानी 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 अडानी, ये क्या लगा रखी है लोगों ने? दिस इज ऑल। और आम आदमी बेचारा समझता नहीं इन पॉलिटिकल पार्टीज की चाल को, वो भी कहता है कि सब अडानी को गलत दे दिया, साहब अडानी पन पा रहे, क्या व्हाट इज दिस नॉनसेंस मतलब है। तो खैर छोड़िए। अब सीधी बात ये है, इसके डाटाज की बात कर लेते हैं। मार्केट कैप 2,84,263 करोड़ रुपए है आज इसका। दोस्तों भूलो मत इसको, अडानी पोर्ट को याद करोगे आज के 10 साल बाद में। प्राइस 1316 रुपये आज इसकी। हाई लो 785 से 1621 रुपये गया 52 सप्ताह के अंदर। प्राइस अर्निंग रेशो 27.8 के पी रेशो मिल रहा है, मिट्टी के भाव मिल रहा है तो। और बुक वैल्यू 265 रुपये, डिविडेंड यील्ड 0.47, ROC 12.9, ROE 18.1, फेस वैल्यू 2 रुपये। 5 ईयर्स में 390 से 1316 कर दिया है, यानी 4 चौक 16, करीब 3.5 पौने 4 गुना कर दिया है इसने पैसा 5 साल में। और अभी तो रफ्तार धीमी थी, रफ्तार तो अब बढ़ेगी, चूँकि इसके जो पोर्ट वगैरह जो है ना, अब वो उन पर फंक्शन में आए हैं पिछले 3-4 सालों में, धीरे धीरे वहाँ स्पीडअप हो रहे हैं वो। नाउ दे विल गियर अप, दे विल गिव फुल रिजल्ट। अच्छा, डिविडेंड पे आउट 19.3% है, और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ इज 18.7% ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों में इसके बावजूद भी 18.7% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ रही है। मतलब वर्किंग कैपिटल रिड्यूस फ्रॉम 26.3 डेज टू 19.2 डेज। कैपिटल की रिक्वायरमेंट घट रही है, ब्याज का बर्डन घटेगा। बुक वैल्यू का 4.83% पे ट्रेड कर रहा है। दिस इज द पोजीशन। अब हम आते हैं इसके जो रिजल्ट्स हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उस पर आते हैं। सितंबर 23, जून 24, सितंबर 24 सेल्स जो है सितंबर 23 की 6666 करोड़ रुपए थी, जून 24 में 7560 करोड़ रुपए हुई, और सितंबर 24 में 7067 करोड़ रुपए हुई। प्रॉफिट 1762 करोड़ रुपए,
यानी 26.51% नेट प्रॉफिट ऑफ द सेल वैल्यू। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 26.51% किसका होता है? बहुत रेयर एग्जाम्पल्स। और अब आगे तो और बढ़ा है वो प्रॉफिट। फिर ये जून 24 में 3107 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 7560 करोड़ की सेल पर, 41.9% का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। दोस्तों 41% नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, वंडरफुल है। और जून 24 में, नहीं सितंबर 24 में 2413 करोड़ का प्रॉफिट आया। ये इनका सीजनल डिप आती है सितंबर क्वार्टर में, क्योंकि रेनी सीजन के कारण थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन और फॉरेन ट्रेड कम होता है, मतलब डिमांड घट जाती है ना रेनी सीजन के अंदर। तो 2413 करोड़ का प्रॉफिट है, 34.14% प्रॉफिट आया आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इसलिए गिरी 41 से क्योंकि वॉल्यूम ऑफ बिजनेस घट गया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग समझो आप, इसमें प्रोडक्शन तो नहीं करते, ये सर्विसिंग बढ़ जाती है। मार्जिन अच्छा, ऑपरेटिंग मार्जिन बताता हूँ, 55% था सितंबर 23 में, फिर 63% हुआ जून 24 में, 60% सितंबर 24 में। तो बढ़ ही रहा है, मार्जिन भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, सेल बढ़ रही है। और अर्निंग की पोजीशन ये है कि सितंबर 23 में 8 रुपये 9 पैसे EPS थी, जून 24 में 14.41% EPS हुई, और सितंबर 24 में 11.32%। ये लोग FDR करवाते हैं, क्या मतलब है FDR का? खैर जो मर्जी है अपनी। अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, एनुअलाइज प्रॉफिट्स। फाइनेंशियल ईयर 19, FY 23 और TTM, इन तीनों का मैंने कंपैरिजन किया है इसमें। सेल 19,225 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 23 में 26,711 करोड़ रुपए सेल आई, यानी देयर वाज मोर देन 25%, 30% का जंप था सेल में 23 में। और 24 TTM 24 में 28,443 करोड़ रुपए सेल। अब चलते हैं प्रॉफिट पर। 19 में 4,045 करोड़ का प्रॉफिट था, 23 में 8104 करोड़ का प्रॉफिट है, और 24 में TTM 24 में 9,743 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। दोस्तों 10,000 करोड़ का प्रॉफिट, और इस साल आएगा 12,000 करोड़ का प्रॉफिट करें। ये मैं बता चुका हूँ, पहले बताया था ना, 17 वो EBITDA 17-18,000 करोड़ एक्सपेक्ट करते हैं, तो नेट प्रॉफिट 12,000 करोड़। अच्छा साहब, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वही 60-58-60 मेंटेन्ड है। EPS 19.27 थी सन 2019 में, FY 19 में, जो FY 23 में 37.55, जस्ट डबल हो गई। 5 साल में डबल हो जाना EPS का मतलब शेयर का 4 गुना हो जाना, इसीलिए हुआ भी है। और अभी TTM 45.39 रुपये। इस साल की EPS वेरी प्रोबेबली 60 रुपये जाने की पॉसिबिलिटीज है। उस हालत में तो ये आधा तो निकल गया ना, तो 60 रुपीज़ EPS आएगी। 60 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 30 से मल्टीप्लाई करो, तो 3600-1800 रुपये तो कम से कम बढ़ता है, इसका ज़्यादा ही बढ़ेगा बल्कि, मैं आपसे बताऊँ P रेशो। क्योंकि जब ग्रोथ जहाँ होती है ना, उसको मार्केट नंबर देता है। अच्छा, प्रमोटर होल्डिंग 65.89% है, FY की होल्डिंग 15.22% है, DI की होल्डिंग 13.20% है, और पब्लिक की 5.62% है। थोड़ा हल्का सा पब्लिक की डीप हुई है, तो शुभ मुहूर्त है। लेसर होल्डिंग आ गई ना, लेसर राउंड हो गया है, तो ये प्लस पॉइंट ऑफ द कंपनी। बाकी किसी ने घटाई नहीं बढ़ाई, ये सब ने, मतलब ये जो पब्लिक ने घटाई है ना, ये DI FI को गई है, मतलब। अच्छा, रिजर्व हैं कंपनी की, इक्विटी है 432 करोड़ की, रिजर्व हैं 56,744 करोड़ रुपए के, शेयर होल्डर्स रिजर्व 56,000 करोड़, बोरोविंग 50,000 करोड़ की है, अदर लाइबिलिटी 18,000 करोड़ रुपए की है, फिक्स असेट 79,136 करोड़ रुपए के, CWIP 13,328 करोड़ रुपए है, इन्वेस्टमेंट 4489 करोड़ रुपए के हैं, अदर एसेट्स 29,062 करोड़ रुपए के हैं। कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है इसका, कैश फ्लो पॉजिटिव है 450 करोड़ रुपए से, और वो भी उसके बावजूद जब इन्होंने इन्वेस्टिंग कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट कर दिया 6768 करोड़ रुपए का, 78 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पे कैश आउट को हुआ है, मतलब उसके बावजूद भी 450 करोड़ रुपए का नेट सरप्लस रहा है कैश फ्लो के अंदर। तो इतने सारे प्लस पॉइंट के बावजूद भी अगर कोई शेयर को इग्नोर करेगा
तो वो याद करेगा। मेरी कोई सिफारिश नहीं खरीदने की, लेकिन ये याद रखिए, मतलब आप लोग थोड़ा मेहनत करना सीखिए। शेयर बाज़ार में अगर कमाना है पैसा तो थोड़ा सा मेहनत, घंटे आधे घंटे मेहनत करो दोस्तों। पैसा बहुत है इस बाज़ार में। ये बाज़ार उन्हीं को पैसा देता है जो मेहनत करते हैं और जो लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते हैं। सटोरियों को, जुआरियों को पैसा नहीं देता है मतलब। तो थैंक यू। आज मेरी बात अगर अब यहीं तक रहने देते हैं, काफ़ी डिस्कशन हो गया, 25 मिनट हो गए। मेरी बात अगर आपको पसंद आई तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।